हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द स्टोक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, कल हम जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ रहे थे, तो थिन फिल्म्स में जो हम इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में जब हम पढ़ रहे थे, हमने ये सब ये हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया था। ओके, और जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास आया था डेल्टा इज इक्वल टू 2μt इंटू कॉस आर। ओके, सो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इसमें कुछ करेक्शन होना है। ठीक है, तो इस पाथ डिफरेंस में जो है कुछ करेक्शन होना है, और वो करेक्शन कब होगा? अगर हम जो है स्टोक्स ट्रीटमेंट को पढ़ लेंगे। ओके, कि स्टोक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब होता है फिनोमेना, तो उसमें जो स्टोक्स ने एक कुछ करेक्शन करने को कहा है, वो क्या है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो if a light ray reflects from a denser medium, there will be a phase change of pi between reflected and incident ray. So according to this treatment, this Stokes जो जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स ने ये एक ट्रीटमेंट दिया था लाइट रेज का। और जो लाइट रेज का जो ट्रीटमेंट दिया था वो क्या दिया था इनके अकॉर्डिंग, कि अगर कोई लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हो। ठीक है, जैसे कि हम थिन फिल्म का केस ले लें, तो ये जो थिन फिल्म है यहाँ पर टी थिकनेस की जो हम थिन फिल्म ले रहे थे, इसको हम अगर यहाँ एयर है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट यहाँ जो लाइट है, लाइट रे, वो इस फिल्म पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, यानी कि एयर से कौन से मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, इस फिल्म के मीडियम में। ओके, एंड इस थिन फिल्म का मीडियम सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। तो इस केस में तो ये एयर एंड थिन फिल्म का केस है, बट एनी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब लाइट एंटर होती है और फिर उसके बाद वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसके लिए ये बता रहा है कि इफ़ अ लाइट रे रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, सपोज अगर माना यहाँ एयर है और यहाँ कोई ग्लास है, तो यहाँ पर भी अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, तो अगर यहाँ पे भी इंसिडेंट होती है, तो ये क्या हो रही है, लाइट रे, जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से हमने अभी हमने जो है ये भी पढ़ा था, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड भी पढ़ा था लाइट का। सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या है कि जब कोई जो लाइट रे है वो किसी थिन फिल्म से जो है टकराती है, ठीक है, अब वो थिन फिल्म जो है किसी भी मटेरियल की हो सकती है, वो ग्लास की भी हो सकती है। ठीक है, तो ग्लास के मटेरियल से ये जो कोई सा भी मटेरियल, हमने कल भी पढ़े थे, कई जो मटेरियल हैं उनसे अगर टकराएगी लाइट रे, यानी कि डेंसर मीडियम से जब टकराएगी, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम केवल अभी इस अपर सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से यहाँ रेयरर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा, कुछ पार्ट जो है इसका फिर यहाँ अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट जो है यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस जो है हमको मिलते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पर उसी को समझ के आप देखो कि इफ़ अ लाइट रे रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, लाइट रे जो है वो जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वापस आ जाती है, यानी कि देन देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे। तो ये जो मीडियम था, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज इस मीडियम का, और लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इस इंसिडेंट वेव का और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इन दोनों का फेस चेंज हो जाता है। दोनों, ये वेव जो है वो इस वेव से क्या होगी, आउट ऑफ फेस होगी। आउट ऑफ फेस होगी, और कितना फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा पाई का, यानी कि 180 डिग्री का। ठीक है, तो फेस चेंज होगा कितना, पाई। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव का। ठीक है, और हम इसको और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं
या तो फेज चेंज होगा, यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज चेंज है, या तो वो क्या है, पाई है, या मतलब 180 डिग्री है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। इन दोनों में, इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में जो पाथ डिफरेंस आ जाता है, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ जाता है, दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आ जाता है, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया भी था, अगर ये एक वेव है और दूसरी वेव ये है, तो ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो जाता है, लैम्डा बाई 2 का हो जाता है, ठीक है। सो वो कहाँ से निकल जाएगा, अगर आपको ये पता है फॉर्मूला, आपको ये भी पता है कि फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस अगर हमारे पास हम बोल रहे हैं कि वो पाई हो जाता है, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, सो इधर चला जाएगा, ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 आ जाता है अगर कोई लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। On this basis we can say that there will be a path difference of lambda by 2 in reflected light ray when a light ray reflects from a denser medium, वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला, वही लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसको प्रूफ करने के लिए, अच्छा अगर आपके पास ये आएगा कि ये लॉ है क्या, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट अ लाइट वेव व्हेन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम सफर्स अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और पाई, ठीक है। फेज चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसका फेज चेंज हो जाता है कितना, 180 डिग्री से फेज चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि लाइट रे अगर पहले ऐसी थी तो अब जो है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी, ये, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, ठीक है। सो इसका प्रूफ अब हम देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ मतलब कि वही कि जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव जो है उनके बीच में क्या है, 180 डिग्री का फेस चेंज है, तो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, जैसे कि स्मॉल आर एंड टी, यहाँ पर स्मॉल आर मैंने जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिया है, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इस वाले आर को मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ये वाला आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, स्मॉल आर इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मैं इस आर का कहीं भी यूज़ नहीं होगा इस वाले प्रूफ में, तो इस वाले आर का कोई यूज नहीं होगा, इसलिए आप बस केवल इस आर पे फोकस करना, ये आर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। सो दिस लेट आर एंड टी, स्मॉल टी, बी द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द रेयरर मीडियम दैट इज एयर। यहाँ पर हम रेयरर मीडियम जो चूज कर रहे हैं वो एयर चूज कर रहे हैं, आप रेयरर मीडियम कुछ और भी चूज कर सकते हो। सो रेयरर मीडियम का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो है आर, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो है टी, ठीक है। और रेयर मीडियम क्या है, यहाँ पर हमारा एयर है, ठीक है। एंड आर डैश एंड टी डैश बी द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द डेंसर मीडियम। यहाँ पर हम जो डेंसर मीडियम ले रहे हैं वो वाटर ले रहे हैं, आप ग्लास वगैरह और कुछ भी ले सकते हो डेंसर मीडियम। तो सपोज जो लाइट रे है वो एयर से वाटर में इंटर कर रही है, ठीक है। तो उसका जो तब ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आर डैश एंड टी डैश हो जाता है, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड, लेट एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड जो है वो इंसिडेंट वेव का सपोज क्या है, ए है, ठीक है। सो फर्मेट्स एज फर्मेट्स प्रिंसिपल लीड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि इससे हमें एक और प्रिंसिपल मिलता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दैट ऑल द रे डायरेक्शंस आर रिवर्स्ड, कि जितनी भी रे की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे वो अभी हम देखते हैं। इसमें देखिए आप पहले फिगर में, सबसे पहले इस फिगर में देखो, ठीक है। लाइट रे जो है वो एयर से वाटर में जब एंटर करेगी तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पर रिफ्रैक्ट या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट इसका वापस यहाँ इस आर एंगल पे जो है वो
क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से, जो नॉर्मल खींचे अगर हम इस सरफेस पे, तो नॉर्मल से इस प्लेन सरफेस पे जो नॉर्मल है, इससे जो इंसिडेंट वेव का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड एंगल का, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है वेव इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाती है और थोड़ा ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो इंसिडेंट वेव है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इन दोनों का इन दोनों की जो फेज हैं वो क्या हो जाते हैं, इन दोनों के फेज आपस में चेंज है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फेज चेंज है वो है पाई का या 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये देखो कि आप इसमें देखो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इनटू एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लिख दिया मैंने रिफ्लेक्टेड वेव का, कितना है आर इंटू ए, इंसिडेंट वेव का था ए, तो रिफ्लेक्टेड वेव का हो गया आर इंटू ए, और ट्रांसमिटेड वेव का जो होगा वो होगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, दैट इज टी इंटू द एम्पलीट्यूड, दैट इज ए, ठीक है। सो टी इंटू ए, तो ट्रांसमिटेड जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड हो गया दैट इज टी इंटू ए, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम फर्मेट्स प्रिंसिपल के आधार पे हम कह रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, अगर हम क्या करें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है दोनों, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, या ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हो आप इसको। सो रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के आगे पे अगर मैं फ्लैट मिरर लगा दूं तो क्या होगा, फ्लैट मिरर, ठीक है, जो रे यहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ये जो रे गई, मैं इसको और बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये जो रे है वो ये गई, और क्योंकि यहाँ फ्लैट मिरर लगा है तो सीधे किसी भी एंगल पर डिफ्रैक्ट ना होकर के ये सीधे क्या होगी, इसी पे इसी लाइन के अलोंग क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे ही यहाँ भी होगा कुछ, इसके केस में भी होगा, ये हम नेक्स्ट वाले फिगर में देखेंगे। जो दूसरा मिरर है जो M2 मिरर है, एक हमने लगाया था यहाँ M1 मिरर रिफ्लेक्टेड रे के आगे पे, और एक हमने मिरर लगाया है ये M2 मिरर रिफ्रैक्टेड रे के आगे या ट्रांसमिटेड रे के आगे, ठीक है। सो जो M1 मिरर से तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली। और इस जो ट्रांसमिटेड रे है इसको हम देखते हैं जब ये ट्रांसमिट होगी यहाँ, लेकिन यहाँ एक क्या लगा है, मिरर लगा है, वो भी फ्लैट मिरर लगा है, ठीक है, समतल सरफेस का लगा हुआ है, फ्लैट सरफेस का लगा हुआ है, तो फिर से ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और वापस जब ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी तो क्या करेगी, ये उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से ये आई थी, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि जिस पाथ से होकर के जो लाइट आई थी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस चलेगी, ठीक है। यानी कि अब मैं इसमें देखती हूँ पहले वाले डायग्राम में, सॉरी, इस डायग्राम में देखो, इस वाले में, ठीक है, जब हमने क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टेड रे के आगे पे एक मिरर लगा दिया, फ्लैट मिरर, तो रे जो है वो कैसे होगी, कैसे होगी, देखो इंसिडेंट होगी यहाँ, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गई और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो करेगी, ओके, एंड देन फिर से यहाँ क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो M1 से टकरा करके लाइट, आपने देखा लाइट रे जो है वापस क्या हो जाती, उसी पाथ पे एक तो क्या हो जाएगी, ये इसी पाथ पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, इसी पाथ के अलोंग चलते हुए इंसिडेंट होगी O पॉइंट पे, और फिर से
यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड देन यहाँ कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मल होता है कि इंसिडेंट वेव जो होती है वो किसी पॉइंट पर टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और थोड़ा पार्ट उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब की बात जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ है, ठीक है। दूसरे वाले केस में आप देखो, जब M2 मिरर से जो टकरा करके रेज जो है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर भी क्या, अब यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये गई, ठीक है, और क्या होगा फिर से, क्योंकि इस सतह पे इस सरफेस पे टकरा रही है, इस सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगी, लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन का जो है ये एकदम ढंग से नहीं दिखा रखा, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट जब हो जाएगी तो अब देखो आप कैसे फॉलो कर रही है ये पाथ, ये भी वही वाला फॉलो कर रही है पाथ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल इसी पाथ पे, यानी इसी पाथ को फॉलो कर रही है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी। जिस पाथ से आई थी लाइट उसी पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें देखें फर्स्ट वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने समझ लिया था इनका एम्पलीट्यूड, इसका इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास ए था, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड आया वो है आर है, और ट्रांसमिटेड रे का जो है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा टी इंटू ए, ठीक है। अब इस वाले रे के लिए देखिए आप, यहाँ पर जो ये इस M1 से टकराई, ठीक है, और वापस फिर इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, O से फिर टकराएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा ये जाएगी और फिर वापस ये आ गई इधर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो रे गई उसका यानी कि इसका जो वो था एम्पलीट्यूड कितना था, आर ए था, ठीक है। तो ये जो आने वाली रे है इसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर ए होगा, क्योंकि यही लाइट यहाँ गई थी और यही टकरा के वापस आ गई है, ठीक है। सो इसका एम्पलीट्यूड आर ए है, ठीक। अब ये किस किस पाथ को फॉलो करेगी, एक तो यहाँ जाएगी, फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ रिफ्लेक्ट होगी ये इधर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर ए इंटू आर, ये वाली जो रे है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर ए इंसिडेंट रे का इंटू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन रेयरर मीडियम। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन रेयरर मीडियम कितना है, आर है, ये आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वो सॉरी जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू आर, ओके। अब ये जो है यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, एक दूसरा फिर ये क्या हो जाती है, यहाँ रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, आर ए इंटू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिट होने के बाद इसका जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इनटू द इंसिडेंट रे का जो एम्पलीट्यूड था, यहाँ इंसिडेंट रे ये वाली है, इंसिडेंट रे ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर ए, ओके। सो आर ए इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाली में देखो, यहाँ जो रे आई थी फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो आप, ओहो बार बार फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, ये जो ट्रांसमिटेड रे था इसका जो एम्पलीट्यूड हो गया था, कितना हो गया था, टी ए, ठीक है। अब जब इसके आगे हमने मिरर लगा दिया ये, ठीक, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, जो बैकवर्ड जो ये फिर से वापस जा रही जो इस डायरेक्शन में रे इस मिरर से टकरा के, उसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, टी ए होगा, ठीक है। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखो कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है। सो अब जो हमारी इंसिडेंट वेव है वो डेंसर मीडियम की है, तो इसलिए हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी क्या लेंगे, डेंसर मीडियम वाला लेंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पर इस रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डेंसर मीडियम दैट इज आर डैश इंटू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव कितना है, टी ए, ठीक है। सो आर डैश इंटू टी ए। फिर ये जो रिफ्रैक्टेड वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा,
वो होगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट इन डेंसर मीडियम। ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट इन डेंसर मीडियम कितना है, टी डैश, इंटू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव कितना है, टी ए, सो टी ए इंटू टी डैश। ठीक है, तो ये तीन जो अब मैंने लिखे हुए, इसमें जो डायग्राम बना रखे हैं, रे डायग्राम, ये आपको इसमें मैंने आपको समझा दिया मैंने कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो all the ray directions can be reversed due to according to the principle of reversibility. Okay, so for this फर्स्ट वाले के लिए अगर हम देखें तो, सॉरी एक मिनट, इस डायग्राम में देखो आप, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो रेज इस वाले पार्ट में देखेंगे आप कि इनकमिंग या इंसिडेंट वेव, और या आप कह सकते हैं कि जैसे इस वाले पार्ट में एक तो एरो ये होगा और एक एरो ये होगा। ठीक है, तो ये जो एक एरो है और ये एक एरो है, उनको हम मान सकते हैं ये इनकमिंग वेव है और ये आउटगोइंग वेव है। ठीक है, तो यहाँ इनकमिंग वेव आप देखो कौन कौन सी, इनकमिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा, जितनी भी यहाँ पर आउटगोइंग जो वेव्स होंगी उनके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले भाग में आप देखिए, तीनों फिगर में देखो, पहले देखो इस फिगर में देखेंगे हम, यहाँ पर इनकमिंग जो वेव है उसका इंसिडेंट वेव मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए। ठीक है, और फिर आउटगोइंग वेव देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। आउटगोइंग वेव जो है एक हमारी ये वाली है, दैट इज एम्पलीट्यूड, जिसका क्या एम्पलीट्यूड कितना है, आर ए इंटू आर। और क्या है, और एक ये वाली भी है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, टी ए इंटू टी डैश। ठीक है, तो हमारी जो इनकमिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, तो इज इक्वल टू होगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M1 मिरर अलोंग द पाथ ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, इंसिडेंट वेव की जो पाथ में जो रिफ्लेक्शन हुआ थ्रू किसके, M1 मिरर के। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ बस, केवल जो आउटगोइंग एरो है उसको देख लो आप। तो आउटगोइंग एरो के लिए जो एम्पलीट्यूड है उस वेव के लिए वो है आर ए इंटू आर। दूसरी जो आउटगोइंग एरो है वो है टी ए इंटू टी डैश। ठीक है, सो ये इंसिडेंट यानी कि इनकमिंग वेव की एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आउटगोइंग वेव की एम्पलीट्यूड। तो आउटगोइंग वेव की एम्पलीट्यूड हो गई आर ए इंटू आर प्लस टी ए इंटू टी डैश। सो ये हो गया ए इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ से ए कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर और इंटू टी टी डैश। सो आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इज इक्वल टू 1। ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड सेकेंड आप किस में देखोगे, अब जो है ये वाला तीनों फिगर्स में आप ये वाला पार्ट देखो, इधर वाला। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट देखेंगे, ऐसी इस फिगर में भी देखो ये वाला पार्ट। यहाँ पर हमें इनकमिंग वेव्स एंड आउटगोइंग वेव्स देखनी है। ठीक है, सो इनकमिंग वेव्स देखेंगे हम इस फिगर में। तो इनकमिंग वेव फर्स्ट वाले में देखेंगे आप, इनकमिंग वेव यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, केवल आउटगोइंग वेव है। तो इनकमिंग वेव कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में 0 इज इक्वल टू आउटगोइंग वेव। देखिए हम यहाँ पर टी इंटू आर ए है, ओके, प्लस दिस आर डैश इंटू टी ए है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये वाली और ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें इनकमिंग कोई वेव नहीं है, तो हम यानी कि एक डायरेक्शन में केवल ये 2 वेव्स हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेव नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेव नहीं है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, और ये किसके कारण हो रही है, ये M2 से जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बाद, और M1 से जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है हमको। ठीक है, ये वाली जो रेज है, ये वाली रे जो है हमें कब मिली थी, जब M1 से टकरा करके लाइट एक तो रिफ्लेक्ट हुई थी और थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई थी, थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली जो लाइट रे है वो हमें कब मिली थी, जब जो लाइट रे है, सॉरी
इस तरीके से हमें ये वाली लाइट रे कब मिली थी, जब M2 से टकरा करके लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन से और एक हमें रिफ्रैक्शन से मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू टी इंटू आर ए प्लस आर डैश इंटू टी ए। सो 0 इज इक्वल टू यहाँ से आपका जो है टी इंटू ए, ये इधर चला गया, 0 हो गया, ठीक है। सो आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 0। सो आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर डैश माइनस का। सो आर इज इक्वल टू माइनस आर डैश। सो जो ये इक्वेशन सेकंड है, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट दी, ये क्या है, आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन रेयरर मीडियम, ठीक है, एंड ये क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। यानी कि इनका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है दोनों का, ठीक है, ये जो आर डैश है डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, दैट इज जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और इन दोनों का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, यानी कि आर इज इक्वल टू आर डैश तो है, आर इज इक्वल टू आर डैश तो है, बट नेगेटिव साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इन दोनों का जो फेज है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और फेज अपोजिट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फेज अपोजिट होना मतलब ये, एक अगर ये फेज है तो दूसरा क्या फेज होगा, ये होगा। या अगर माना लाइट वेव ऐसी इंसिडेंट हुई थी तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी होगी, तो दोनों आउट ऑफ फेज हैं, ठीक है। और कितने फेज अपोजिट है, इसका मतलब कितने डिग्री का जो है वो है फेज चेंज है, 180 डिग्री का, यानी कि पाई रेडियन का जो है इनमें क्या है, फेज चेंज है, ठीक है। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दिस इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट भी जो आपके पास आई थी ना, ये वाली इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशन आर नोन एज स्टोक्स रिलेशंस, ठीक है। ये इक्वेशन जो है आपके पास ये क्या देती हैं, स्टोक्स रिलेशन को देती हैं। एंड इक्वेशन 2 इंडिकेट्स by virtue of minus sign that there is a 180 degree phase difference between the waves internally and externally reflected। इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड हम क्या कह रहे हैं, इंटरनली जो वेव इंसिडेंट हो रही थी और जो एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड हुई यानी कि जो डेंसर मीडियम से टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई, तो उन दोनों की जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी डैश, ओके। सो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होगी यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, from equation first and from equation 3, ये 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कहाँ से आई, इस टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3 को देखो आप, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी डैश एंड 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इस इक्वेशन 3 में देखेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद आ जाएगा आपके पास टी टी डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी टी डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया है, तो टी से टी जो है एक यहाँ कैंसिल हो गया, सो टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया टी डैश। यानी कि जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम में, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो रे है, लाइट रे जो है वो जब डेंसर मीडियम से क्या होगी, डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो तब इन दोनों, ये जो इंसिडेंट वेव है और जो ये रिफ्रैक्टेड वेव है या हम कह सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव जो है, इन दोनों के फेज में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो लाइट रे इस तरीके से आई थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ऐसे ही होगी, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर इक्वल्स टू आर माइनस आर डैश पढ़ा, यानी कि इंसिडेंट वेव
की अगर फेज ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड वेव की फेज जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पाई का जो है चेंज होगा, फेज चेंज। ठीक है, सो दिस इक्वेशन 4 इंडिकेट्स दैट देयर इज नो फेज चेंज बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। नाउ इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में अब फिर से उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। किस टॉपिक पे? जो हमने अभी छोड़ा था यहाँ पर कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ रहे थे हम, वहाँ पर हमने पढ़ा था ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। सो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया था, 2 × μt × cos r। ठीक है, तो हम जो पाथ डिफरेंस वहाँ पर लेंगे वो हम केवल 2 μt × cos r नहीं लेंगे, हम इसमें एक करेक्शन करेंगे। वो करेक्शन क्या होगा? वो करेक्शन होगा, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस है, देखो फेज डिफरेंस हमने पढ़ा कितना होना चाहिए, पाई का या फिर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और शुरू में हमने जब स्टोक्स ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि हम या तो हम इसको बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस हो पाई का, या हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस हो कितने का, लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर है पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस ड्यू टू, जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट पढ़ रहे थे, यानी कि थिन फिल्म से जो है जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो पाथ डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो पाथ डिफरेंस आ रहा है 2 μt × cos r। ठीक है, सो इस में एक करेक्शन होगा और वो करेक्शन कितना होगा, -λ/2 का। ठीक है, तो जो अब पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के देख रहे हैं हम, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज को हम देख रहे हैं केवल, तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो है वो फेज चेंज होगा कितना, -λ/2 का, सॉरी पाथ पाथ डिफरेंस जो होगा। ठीक है, फेज चेंज तो पाई का होगा, तो इसलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं टर्म -λ/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट, इफ अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट इन्वॉल्व अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 और फेज डिफरेंस ऑफ पाई, हैज अ नेट पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 μt cos r -λ/2। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, तो मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है आपको पता है, वो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, n λ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 μt cos r -λ/2 इज इक्वल टू n λ। ये यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो ये देख लेना, तुम इसमें कर लेना करेक्शन। सो n λ, ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 2 μt cos r इज इक्वल टू n λ प्लस λ/2। सो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, 2n+1/2 इंटू लैम्डा आ गया। सो 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n+1/2 इंटू लैम्डा। सो मैक्सिमा अकर व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज व्हाट, मैक्सिमा कब मिलेगा हमें इसमें, इस कंडीशन में जब इंटरफेरेंस होगा ड्यू टू थिन फिल्म, और जब वो हम कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो उनके कारण जो थिन फिल्म के से टकराएंगी लाइट्स, इंसिडेंट होंगी, और हमें क्या मैंने बताया था अभी, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्या मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, और नंबर ऑफ हमें क्या मिलेंगी, रिफ्रैक्टेड रेज, और इनके कारण, इन रिफ्लेक्टेड रेज और इन रिफ्रैक्टेड रेज के कारण हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उसकी वजह, उसके लिए जो मैक्सिमा जो होंगी उस इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगी हमें, जहाँ पर कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 2n+1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, और मिनिमा यानी कि ब्राइट, वो ये तो क्या था, मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ये है मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस हमें कहाँ पर मिलेंगी, डार्क फ्रिंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल रखना है, 2n-1/2 इंटू लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस कितना है, 2 μt cos r -λ/2, अभी हमने निकाला था, इज इक्वल टू 2n-1/2 इंटू लैम्डा। सो 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा, और ये माइनस वाला इधर चला गया प्लस। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ गया आपके पास n लैम्डा, यानी कि हमें जो मिनिमा मिलेगा, यानी कि जो डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, या हमें ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस ऐसे मिलती है ना, ब्राइट और डार्क ऐसे ऐसे करके मिलती हैं। ठीक है, तो ये इनकी पोजीशन बता रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो मैक्सिमा तो हमें मिल गया जहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना है,
और मिनिमा जो है हमें कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से जो इंटरफेरेंस है इन केस ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, अभी हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट या इंटरफेरेंस ड्यू टू इन केस ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ऐसे ही इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। अब मैं कौन सा केस बता रही हूँ, जब हमें ये रिफ्रैक्टेड लाइट ले रहे हैं केवल, अब हमने ये रिफ्लेक्टेड लाइट को नहीं लेना क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न, अब इनके द्वारा जो मिलेगा हमें इंटरफेरेंस पैटर्न, उसको हमें देखना है। तो इनके द्वारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा उसमें हमें देखना है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा कब कब मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न का। ठीक है, तो इस केस में वही सिमिलरली वैसे ही करना है हमें। ठीक है, बट अभी मैं बताती हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है, देखो सेम हमें पाथ डिफरेंस निकालना है पहले, डेल्टा जैसे हमने वहाँ निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालना है। सो पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, जो लाइट, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड जो लाइट्स हैं, ये इनका पाथ डिफरेंस कैसे, यहाँ से यहाँ जो लाइट है यहाँ से पहले यहाँ ट्रैवल कर रही है, फिर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पूरा हमें जो पाथ डिफरेंस है यहाँ से मिलेगा, यानी कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी माइनस दिस बी एन। ठीक है, तो ये अगर हम कर लें तो हमें मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी दैट इज द पाथ इन फिल्म एंड बी एन इज द पाथ इन एयर। ठीक है, तो फिर से हमें वही करना है और फिर सेम जो है वैसे ही करनी कैलकुलेशन, आप अभी इसमें देख लेना, कल के लेक्चर में जब समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। ठीक है, कल हमारे पास इतना आ गया था, फिर हमने इसमें क्या किया, एक करेक्शन किया स्टोक्स ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो वहां पर हमने करेक्शन किया था क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हम देख रहे थे। यहाँ पर अब क्या है, देखो रिफ्रैक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट भी कह सकते हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में अभी हमने देखा स्टोक्स ट्रीटमेंट, जब हमने पढ़ा तो स्टोक्स ट्रीटमेंट में हमने देखा कि यहाँ क्या आता है, टी इज इक्वल टू टी डैश, यानी कि जब लाइट रे जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपवर्तित जो किरण होगी, ठीक है, अपवर्तित जो रे होगी, उसके उसके केस में क्या होगा, फेस चेंज नहीं होगा, तो पाथ डिफरेंस भी पाथ जो चेंज है या पाथ डिफरेंस जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जब नहीं होगा इसमें, तो इसमें कोई करेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो फेज चेंज या पाथ चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो इसलिए जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 स्टोक्स ट्रीटमेंट, यानी कि देयर इज नो फेज चेंज इन द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे में और रिफ्रैक्टेड रे में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज लेंगे हम इसको, किस के बराबर, एक बार हमें वही जब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, तो मैक्सिमा में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है आपका, एन लैम्डा। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ब्राइट फ्रिंजेस के केस में या मैक्सिमा के केस में। ठीक है, और मिनिमा के केस में या डार्क फ्रिंजेस के केस में डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये आ गए मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर है, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू होना चाहिए एन लैम्डा, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू होना चाहिए 2n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। जबकि यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हमें कहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे देखो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर क्या, मिनिमा। ठीक है, ये किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए। ठीक, तो ये था आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग्स। ओके, तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।